एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं। आज हम अपने सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे जो है डेमोक्रेसी। तो देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या क्या फॉर्म्स है। उसके बाद डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या होता है। उसके बाद लोकतंत्र के प्रकार, उसके बाद पीपल्स पावर, फिर रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इकोनॉमिक सोसाइटी, द 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशंस जो डेमोक्रेसी के लिए हुए। तो लेट्स स्टार्ट। अब आप डेमोक्रेसी समझने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि सरकारों के कितने प्रकार होते हैं, तभी हम डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की होता है जब जो राज्य है, जो भी सरकार है, वो सीधा क्या कहते हैं, राजा या फिर रानी द्वारा चलाई जाती है। उसके बाद आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप होता है जब जो शासन है, वो जो शासन है वो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो जिसे आपने चुना ना हो और वो पूरी तरीके से पावरफुल हो, सबसे शक्तिशाली और पावरफुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट मतलब उस टेरिटरी का शासक, जो भी बेसिकली समझ लीजिए शासक या फिर लीडर जो है, जो मोनार्क है, डिक्टेटर, दोनों के पास सारी पावर है, सब कुछ उनके पास है और वो कानून के ऊपर है, दे आर अबव लॉ। ठीक है, आप समझते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी बेसिकली द रूल ऑफ कॉमन पीपल, हम आम लोगों का शासन, दैट इज डेमोक्रेसी। अब ये जो है, अब इसका ओरिजिन देखते हैं, ये आया कहां से शब्द। ये शब्द आया फ्रॉम ग्रीक डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया में इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो निकलेगा डिमोस विच इज कॉमन पीपल एंड क्रेटोस विच इज पावर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने जो अपने लोग हैं उसे वोटिंग राइट्स दिए। और वो कब दिया, उसने दिया था 1893 में, उसने अपने सारे लोगों को वोटिंग राइट्स दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी के प्रकार, कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है। बेसिकली लोकतंत्र का 2 प्रकार होता है, पहला तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसके बाद इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है जब जो गवर्नमेंट है वो सीधा सामान्य लोगों द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, इसलिए अभी के समय में तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आजकल के देशों में बहुत पॉपुलेशन है। अब सारी पॉपुलेशन एक साथ एकत्रित होकर एक साथ सरकार चलाए, ये तो हम जानते हैं बिल्कुल किसी भी तरीके से ये संभव नहीं है। तो लेकिन तब भी तो ये एक देश के राष्ट्र के तौर पर ये चलाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिकल नहीं होगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में इसे स्टेट लेवल पे मान्यता दी गई है, स्टेट लेवल पर इसका डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। और हमारे भारत में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, लेकिन वो ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत में होती है, जहां पर जो ग्राम सभा है वही तो निर्णय लेती है, वही सरकार चलाती है। समझ रहे हैं आप। तो हमारे देश में विलेज पंचायत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऐसा लोकतंत्र जहां पर जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं एक फिक्स टाइम तक, जैसे 5 साल हो गया, हमारे देश में तो 5 साल है। जो क्या करते हैं, जो सरकार बनाते हैं और पीपल के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, उनके बिहाफ पर सरकार को चलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पीपल्स पावर। अब एक डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण पावर जो लोगों की है, जो अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए, वो है इलेक्शन। ठीक है, और जितने भी हमारे लोग हैं वो सब इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, जिससे वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट अपनी सरकार को चलाने के लिए इनडायरेक्टली वो क्या कहते हैं, अपनी सरकार को चलाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अब है कि जो भी इलेक्ट हो जाता है, अब आपने वोट दिया, अब जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ, जैसा कि बताया था, वो एक कम्युनिटी के बिहाफ पर सरकार चलाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जो सरकार है उससे आप खुश नहीं हैं, अगर उसके किए गए कार्यों से अगर आप खुश नहीं हैं, उसने वैसा नहीं किया जैसा आप चाहते थे, तो आप उसको अगले इलेक्शन में हरा सकते हैं। कैसे? आप वोट उनको मत दीजिए, तो जैसे आप उनको वोट नहीं देंगे, दूसरे व्यक्ति को वोट देंगे तो वो हार जाएगा। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व भी ये करेंगे कि जो लोग हैं
वो ना तो सिर्फ सरकार को चुनते हैं, साथ ही साथ अगर सरकार सही काम नहीं कर रही हो तो उसको दूसरे इलेक्शन में हरा भी देते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ है कि सब लोग जो है वो कानून के आगे सब लोग इक्वल है। ठीक है, अगर कोई हमारे देश का प्रेसिडेंट है और एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, दोनों को सेम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कानून पर। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कोई गुनाह किया, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी चोर ने कोई गुनाह किया, तो उसको भी वही लॉ के अनुसार वही दंड मिलेगा। और अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी कंट्री के गुनाह करता है तो उसे भी वही दंड मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि इससे जो है किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता। अगर मान लीजिए कोई अमीर है, कोई गरीब है, उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि अगर उसको ज्यादा मान्यता दी जाएगी, इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में भी कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। और इससे हम ये भी इंश्योर करते हैं कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। जैसा मोनार्की और डिक्टेटरशिप में था कि जो मोनार्क और डिक्टेटर है वो कानून के हमेशा ऊपर रहता है, यहां पर हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी कानून के ऊपर ना रहे। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, वो हमेशा कानून से बंधा हुआ रहता है ना। नेक्स्ट है, ये हमको इस चीज से भी प्रोटेक्शन दिलवाता है, जो अनटचेबिलिटी है, चाइल्ड मैरिज होती है, सती होता है, ऐसे जो इवल्स हैं जो हमारे डेमोक्रेसी को खराब करते हैं, इनसे भी हमको क्या कहते हैं, ये हमें छुटकारा, प्रोटेक्शन दिलाता है। अनटचेबिलिटी क्या होती थी आपको बताती हूँ। अनटचेबिलिटी होती थी कि जो क्या कहते हैं, लीस्ट कास्ट होती है ना, शूद्र कास्ट, उन लोगों को पहले के समय में बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं दी जाता था। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। उनको अगर मान लीजिए किसी घर में घुसने नहीं दिया जाता था। और मान लीजिए अगर अभी के समय में मंदिर जो है वहां पर सब जा सकते हैं, सबको फ्रीडम है, जिसका मन करे वो मंदिर जाए। लेकिन वो वहां पे था कि शूद्र जो है वो अछूत थे, वो अगर मंदिर जाते तो माना जाता था कि वो वो अपवित्र हो जाएगा। पहले के समय में होता था कि बच्चे जो थे वो उनकी छोटी उम्र में ही शादी की जाती थी, तो दैट इज चाइल्ड मैरिज। अभी के समय में क्या है कि 18 साल से कम की लड़की शादी नहीं कर सकती और 22 साल से कम का लड़का शादी नहीं कर सकता। और पहले के समय में ऐसी जितने भी जो अभी के समय में भी होता है ये, लेकिन इन सब से हमें कानून प्रोटेक्ट करता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है कि अगर मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ये राइट दिया जा रहा है कि वो अपनी सरकार को चुने, तो वो हुआ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के सोशल लाइफ में, उसकी जो सोशल लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा हो या इनजस्टिस हो। तो डेमोक्रेसी क्या कहते हैं, एक लोकतंत्र वाली सोसाइटी जो है वो तभी उसकी मान्यता तभी रहेगी जब वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहां वहां पर कोई छूअछूत ना हो, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो वो ही एक डेमोक्रेसी, वो ही एक असली लोकतंत्र वही होगा। अब देख लीजिए, जो ये हमारे कास्ट सिस्टम है कि अगर मान लीजिए कोई दो कास्ट के लोग हैं, अगर मान लीजिए अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप शूद्र हैं, नहीं आपसे बात नहीं करेंगे, आप जाइए, हम आपसे बात नहीं कर सकते। और कभी कभी अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई शेड्यूल कास्ट है, तो फिर कहेंगे हाँ हम आपसे बात करेंगे और बाकी हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो दिस इज कास्ट सिस्टम कि इस कास्ट से हम बात करेंगे, इस कास्ट से हम बात नहीं करेंगे। तो ये डेमोक्रेसी, ये जो इवल्स है, ये सब भी हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हमारे लोकतंत्र को बहुत बुरी तरीके से ये भी बिगाड़ रहे हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेन है, वुमेन है, इन सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। किसी को भी ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मतलब मान लीजिए अगर आप मेन है तो आपको ज्यादा मान्यता दी जा रही है, अगर आप वुमेन है तो आपको मान्यता नहीं दी जा रही है। ये ज्यादा मतलब किसी को भी ज्यादा मतलब प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, किसी को भी ज्यादा मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, या फिर किसी को कम मान्यता भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो किस रिलीजन का है तो उसको मिलेगी, इस कास्ट का है या फिर इस रेस का है या फिर काला गोरा है, या फिर इतने भी इन चीजों के आधार पर उसे किसी को भी कम मान्यता नहीं दी जानी चाहिए और किसी को ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद अब आता है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होता है कि जितने भी लोग हैं उनको
मतलब इकोनॉमिक तरीके से, उनको आर्थिक स्थिति के तरीके से उन्हें जितने भी अपॉर्चुनिटी है उन्हें इक्वल मिलनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, क्या इसका मतलब ये है कि सबको एक ही अमाउंट मिलना चाहिए, या फिर सबको एक ही तरह के घरों में रहना चाहिए, या फिर लोगों की जो क्वालिफिकेशन है उस पे हम लोग को ध्यान ही नहीं देना चाहिए? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मतलब बेसिकली मीनिंग हमारा ये है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए कि अगर आप हाई क्लास के हैं, अगर आप हाई कास्ट के हैं और एक बंदा लो कास्ट का है, अगर आप दोनों पहुंचते हैं एक इंटरव्यू के लिए, तो फिर तो क्या होता है ना, कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि हायर कास्ट वाले को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, भले ही वो ज्यादा क्वालिफाइड ना हो, और भले ही जो लो कास्ट वाला है वो ज्यादा क्वालिफाइड हो, उसको नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात क्वालिफिकेशंस की, अगर आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक देते हैं, तो क्वालिफिकेशंस जिसकी ज्यादा हो वो ज्यादा जाएगा। आपने उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी तो दी ना। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने आईएएस करा हुआ है तो उसको 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मिलना चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ने जो प्राइमरी एजुकेशन है वही ली हुई है, तो उसको जितना ही मिलना चाहिए जितना उसको चाहिए, है ना। आई मीन जितनी उसकी जॉब चाहिए, मैक्सिमम मतलब मिनिमम 1,000 2,000, तो गेटिंग इट। अब देख लीजिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि जितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप जितना उसको खराब कर रहे हो, जितना जो वर्कर्स हैं आप उसको खराब ना करें। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिससे आप काम कराते हैं, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर मान लीजिए आप उसको हर दिन का 500 रुपए देते हैं और 1 महीने का काम करने के लिए, तो आपने उससे 500 रुपए 1 महीने के लिए देते हो, लेकिन आपने उसको उसी 500 रुपए 1 महीने में आपने 2 महीने का काम करा लिया। तो दैट शुड नेवर एवर हैपन। और अभी अभी क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई मेन वर्कर है और कोई वुमेन वर्कर है, दोनों ने भले ही ज्यादा काम किया हो तो दोनों को इक्वल वेजेस नहीं मिलती है। मेन को प्रेफरेंस मिल जाती है, उसको ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो वुमेन वर्कर है उसने उससे भी ज्यादा काम किया हो, तब भी उसको कम ही मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना काम किया है उतना मिलना चाहिए, और मेन और वुमेन में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। वो क्या है? लिबर्टी और इक्वालिटी। हर व्यक्ति को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलनी चाहिए। मान लीजिए आप हैं और दूसरा कोई व्यक्ति है, आपको दोनों को फ्रीडम दोनों को मिलनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज भी दोनों को ही मिलनी चाहिए, मतलब सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ज्यादा दे दिया, आपने उसको ज्यादा बढ़ावा दिया और दूसरे वाले को आपने उसको कुछ समझा ही नहीं, आप यू डोंट गिव, उसको आपने इग्नोर किया। दिट शुड नेवर हैपन। और एट लास्ट हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई भी डेमोक्रेसी है, कोई भी लोकतंत्र तभी ही माना जाएगा जब उसके जो सिटीजन्स हैं, जब उसके जो लोग हैं वो सोशली और इकोनॉमिकली, आर्थिक स्थिति उनकी और सोशली वो सब इक्वल रहे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। अब देखते हैं डेमोक्रेसी के लिए रेवोल्यूशंस हुए। अब रेवोल्यूशंस क्या हुए कि जितने भी कंट्रीज थे, जितने भिन्न प्रकार के जितने भी हमारे देश थे, उन सब में अलग अलग तरह के रेवोल्यूशंस हुए कि हमें डेमोक्रेसी के लिए। सो आई एम टेलिंग सम ऑफ देम। इंडोनेशियन रेवोल्यूशन हुआ था इंडोनेशिया में 1998 में, ठीक है। बुलडोजर रेवोल्यूशन हुआ था यूगोस्लेविया में 2000 में, और रोज रेवोल्यूशन हुआ था जॉर्जिया में 2003 में, ऑरेंज रेवोल्यूशन इन यूक्रेन इन 2004 to 2005, सदर रेवोल्यूशन हुआ था लेबनान में 2005 को, और ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ था किर्गिस्तान में 2005 में, क्रिम्सन रेवोल्यूशन तिब्बत में हुआ था 2008 में, अरब स्प्रिंग हुआ था ट्यूनेशिया, इजिप्ट, लिबिया, सीरिया में कब 2010 से 2011। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कीजिएगा जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट के डाले हुए हैं। साइंस के भी चैप्टर्स हैं, मैथ्स के चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं। तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर कोई आइडिया है तो प्लीज कमेंट इट। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ पाए।
और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।